पे थ्रू मोबाइल, जिसे हम सब पेटीएम के नाम से जानते हैं, वो आज एक जेनेरिक ब्रांड बन गया है। जेनेरिक ब्रांड मतलब जब कोई ब्रांड का नाम इतना पॉपुलर हो जाए कि वो उस पूरे प्रोडक्ट सेगमेंट के लिए यूज होने लग जाए, यानी लोग प्रोडक्ट के नाम की जगह उस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम यूज करना शुरू कर दे, तो उसको हम जेनेरिक ब्रांड कहते हैं। जैसे आज भी गांव में कई लोग टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं बोल करके कोलगेट बोलते हैं, या ज्यादातर लोग वनस्पति घी को वनस्पति घी नहीं बोलते बल्कि डालडा घी बोलते हैं, जबकि डालडा तो सिर्फ एक ब्रांड है वनस्पति घी का, प्रोडक्ट का नाम तो वनस्पति घी है। यानी डालडा एक जेनेरिक ब्रांड बन गया है। वैसे ही फोटोकॉपियर की जगह जेरोक्स, एक्सकेवेटर्स की जगह जेसीबी, स्प्रेडशीट की जगह एमएस एक्सेल, डिटर्जेंट की जगह सर्फ, उसी तरह यूपीआई पेमेंट्स की जगह पेटीएम एक जेनेरिक ब्रांड बन गया है। इनफैक्ट कई लोग तो आज भी यूपीआई पेमेंट में नहीं समझते, लेकिन पेटीएम सब जानते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा पेटीएम की ब्रांड पोजीशनिंग। एक्चुअली पेटीएम ने अपने आप को किसी और फिनटेक कंपनी या पेमेंट एग्रीगेटर या यूपीआई ऐप के कॉम्पिटिटर के रूप में पोजीशन नहीं किया, बल्कि वो कंपटीशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। उन्होंने अपने आप को कैश या एटीएम के अगेंस्ट उनके अल्टरनेटिव के रूप में, उनके कॉम्पिटिटर के रूप में पोजीशन किया। आपने उनके एड कैंपेन में सुना ही होगा, एटीएम नहीं पेटीएम करो। अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। और उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे, और उनकी सफलता में 4 चांद तो तब लग गए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया, और इसका पेटीएम ने पूरा फायदा उठाया। दे लिटरली कैश्ड इन द सिचुएशन ऑफ कैश आउट इन द इकोनॉमी क्वाइट इफेक्टिवली। और इससे ना सिर्फ पेटीएम को फायदा हुआ, बल्कि इंडिया के डिजिटलाइजेशन के एफर्ट्स को भी एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल गया। इनफैक्ट इंडिया के जिस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की तारीफ आज पूरे विश्व में हो रही है, उसकी सफलता में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है पेटीएम ने, और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने। दरअसल विजय शेखर शर्मा एक बहुत ही हम्बल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, और जिस तरह उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पेटीएम जितनी बड़ी ब्रांड खड़ी की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन वही पेटीएम आज एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। कारण, जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगा दिया। पहले 29 फरवरी 2024 की डेडलाइन थी, जिसको बाद में बढ़ा करके 15 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया। यानी उसके बाद कस्टमर्स के अकाउंट्स में कोई भी नया पैसा जमा नहीं कर सकते, कोई डिपॉजिट्स नहीं, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं, कोई वॉलेट टॉपअप्स नहीं, कोई फास्टैग टॉपअप नहीं। हाँ, अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स या कोई कैशबैक है तो वो जमा हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स विड्रॉल्स पर कोई रोक नहीं रहेगी। यानी 15 मार्च के बाद भी कस्टमर्स अपना जो भी पैसा अकाउंट्स में होगा वो निकाल सकते हैं, बस नया पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। वैसे आरबीआई जब भी इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन या बैन किसी बैंक पर लगाती है, तो साथ में ये भी बोलती है कि जो भी कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज है, अगर बैंक उनको ठीक कर देती है तो आरबीआई इन बैन्स पर या रेस्ट्रिक्शंस पर रिव्यू करके इनको हटा भी सकती है। लेकिन पेटीएम के केस में ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया है आरबीआई की तरफ से। यानी ऐसा लग रहा है कि ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक सब कस्टमर्स अपना पैसा निकाल नहीं लेते और अपने बैंकिंग रिलेशनशिप किसी और बैंक में शिफ्ट नहीं कर देते, और उसके बाद शायद मोस्ट लाइकली पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। आखिर आरबीआई को इतना स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लेना पड़ा, वो भी ऐसी कंपनी के अगेंस्ट जिसका इंडिया के डिजिटलाइजेशन के एफर्ट्स में इतना अहम रोल रहा है? जानेंगे, लेकिन उसके पहले यह क्लैरिफाई करना जरूरी है कि आरबीआई का एक्शन पेटीएम पेमेंट बैंक पर हुआ है, पेटीएम पर नहीं। यानी ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है। हालांकि दोनों है सिस्टर कंसर्न, लेकिन लीगली दोनों अलग अलग एंटिटीज है। वैसे पेटीएम तो ब्रांड है जिसके नाम से इनके वॉलेट और फास्टैग वगैरह चलते हैं। कंपनी का नाम तो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, और 2015 में इनको आरबीआई से
पेमेंट बैंक लाइसेंस का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था और 2017 में इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक नाम से बैंकिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए। वैसे पेमेंट बैंक एक नॉर्मल फुल फ्लेजेड बैंक से थोड़ा अलग होती है। पेमेंट बैंक में पर कस्टमर सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और पेमेंट बैंक्स को लोन देने की या क्रेडिट कार्ड इश्यू करने की भी परमिशन नहीं होती। अब आप कहेंगे कि लेकिन पेटीएम तो लोन भी प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल करवाता है, लेकिन वो लोन्स पेटीएम पेमेंट बैंक के नहीं होते, बल्कि दूसरे बैंक्स एंड एनबीएफसी के लोन होते हैं जिनको पेटीएम सिर्फ सेल करता है। एक और चीज, पेटीएम बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का मिनिमम 75% ट्रेजरी बिल्स में यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना होता है और बाकी 25% दूसरे बैंक्स में एफडीज या सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। यानी देखा जाए तो पूरा का पूरा पैसा एकदम सेफ और हाईली लिक्विड फॉर्म में रहता है। यानी अगर इनको अपने सारे कस्टमर्स को सारा पैसा एक साथ भी चुकाना पड़े तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शायद इसी कारण आरबीआई इस तरह का एक्शन ले पाई। अगर कोई नॉर्मल बैंक होता जिसका मैक्सिमम पैसा पब्लिक और इंडस्ट्री में लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वहां आरबीआई इस तरह का एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि उससे पब्लिक में पैनिक क्रिएट हो जाता और सारे लोग अपना पैसा बैंक से विड्रॉ करने एक साथ पहुंच जाते और जाहिर है बैंक सभी कस्टमर्स को एक साथ पेमेंट नहीं कर पाती, मतलब ना सिर्फ बैंक डूब जाती बल्कि कस्टमर्स का पैसा भी अटक जाता। खैर, वैसे पेटीएम पेमेंट बैंक पर यह एक्शन अचानक से नहीं हुआ है। इनके 2018 से ही कंप्लायंस रिलेटेड इश्यू चल रहे हैं और आरबीआई ने पहले भी कई एक्शंस लिए हैं, वार्निंग्स दी है और सुधरने के काफी मौके भी दिए हैं, लेकिन शायद इन्होंने ठान रखे कि हम नहीं सुधरेंगे। जैसे 2018 में इनके न्यू कस्टमर ऑनबोर्डिंग पर आरबीआई ने बैन लगा दिया था, जिसे 2019 में हटाया, लेकिन 2022 में दोबारा बैन लगा दिया। 2022 में इनके बेंगलुरु ऑफिस पर ईडी की भी रेड पड़ी थी किसी इल्लीगल चाइनीज लैंडिंग ऐप से कनेक्शन के चक्कर में। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने 5.4 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई और अब फाइनली आरबीआई ने ट्रांजैक्शंस पर ही रोक लगा दी। वहीं एनएचएआई ने भी इन पर नए फास्टैग इश्यू करने पर रोक लगा दी और इन सभी एक्शंस के पीछे की मेन वजह है कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज, जैसे बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स या केवाईसी के अकाउंट खोल देना। इनफैक्ट इनके कई कस्टमर्स को तो यह मालूम ही नहीं है कि उनका अकाउंट भी खोल दिया है पेटीएम ने, जबकि उन्होंने तो सिर्फ पेटीएम ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए एनरोल किया था और इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक के कुल 35 करोड़ अकाउंट में से 31 करोड़ अकाउंट तो डॉर्मेंट पड़े हैं, जिनका मिसयूज भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाए, सैकड़ों अकाउंट्स में एक ही पैन कार्ड अपडेट कर दिया। कहीं कहीं तो एक ही पैन कार्ड 1000 से भी ज्यादा अकाउंट्स में अपडेट किया हुआ मिला। मतलब क्या हो रहा है? आप बैंक चला रहे हो या मजाक कर रहे हो? और यही नहीं, जब आरबीआई ने इस सब को ठीक करने के लिए इनको बोला तो इन्होंने आरबीआई को फर्जी कंप्लायंस कंफर्मेशन दे दिया कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। और जब आरबीआई ने इसकी ऑडिट करवाई तो पता चला कि ठीक करना तो दूर, इन्होंने कोई सीरियस कोशिश भी नहीं की है कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज को ठीक करने की। एक और चीज जिस पर आरबीआई का सीरियस ऑब्जेक्शन रहा है वो यह है कि 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट बैंक का एक ही सिस्टम से जुड़े होना। यानी 197 कम्युनिकेशन जो कि एक सेपरेट एंटिटी है और जिस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो पेटीएम पेमेंट बैंक के सिस्टम और उनके कस्टमर्स के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकती है। इनफैक्ट अगर किसी पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर्स को अपना अकाउंट एक्सेस करना है तो वो सिर्फ पेटीएम ऐप के थ्रू ही कर सकता है और उस ऐप में कौन सा फीचर पेटीएम का है और कौन सा फीचर पेटीएम पेमेंट बैंक का है, कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर पेटीएम पेमेंट बैंक एक बैंक की तरह नहीं बल्कि किसी लाला की दुकान के जैसे चलाया जा रहा था। और सबसे बड़ी गलती पेटीएम ने यह की कि उन्होंने रेगुलेटर यानी आरबीआई को हल्के में ले लिया। उनको लगा हम इतनी बड़ी ब्रांड बन चुके हैं, इतने सारे कस्टमर्स हमसे जुड़ चुके हैं कि आरबीआई कभी भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा कि वो हमारा बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दे। लेकिन आरबीआई ने बता दिया कि भले आप कितने बड़े हो, कितने मेहनती हो, लेकिन अगर आप नियमों की अवहेलना करेंगे
और सुधरने का पूरा मौका देने के बावजूद आपकी नीयत ही नहीं होगी सुधरने की, तो फिर आप पर कुछ भी एक्शन हो सकता है। एनीवेज, अब पेटीएम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि जिन भी कस्टमर्स के अकाउंट्स पेटीएम पेमेंट बैंक में खुला रखे हैं, उनको किसी और बैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी जिन भी कस्टमर्स के यूपीआई आईडी में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए @पेटीएम है, वो चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए किसी और बैंक से टाई अप करना पड़ेगा। साथ ही उनको एनपीसीआई से टीपीएपी यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, ये सब टीपीएपी है क्योंकि इनका खुद का कोई बैंक नहीं है, तो इन्होंने अलग अलग बैंक से टाई अप कर रखा है। चूंकि पेटीएम का खुद का बैंक था तो उनको कभी भी टीपीएपी लाइसेंस की अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब चूंकि बैंक पर तो बैन लग चुका है, तो पेटीएम ने भी टीपीएपी के लिए एनपीसीआई में अप्लाई कर दिया है और इनकी 3-4 अलग अलग बैंक्स के साथ में टाई अप की भी बात चल रही है। सो लेट्स होप कि पेटीएम इस क्राइसिस से जल्द ही बाहर आ जाए। टिल देन, टेक केयर, धन्यवाद।